पहला कार्यरत लेजर का आविष्कार किसने किया? पहला कार्यरत लेजर का आविष्कार किसने किया? पहला वर्किंग लेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक हैं टी.एच. मैमन। तो सी हमारा राइट आंसर। लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे लेजर में पूछ देगा आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेजर टर्म किसने दिया? ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेंटर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें, टी.एच. मैमन। एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटजन ने। विल्हेम रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की। विल्हेम रोएंटजन को 1901 में नोबेल प्राइज भी दिया गया एक्सरे की डिस्कवरी के लिए, एक्सरे की खोज के लिए। विल्हेम रोएंटजन को 1901 में भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था। और आप जानते होंगे कि नोबेल प्राइज जो है वो 1901 से ही दिया जा रहा है। तो इस तरह जो विल्हेम रोएंटजन हुए ना, ये पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। उसके बाद है एडिसन। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। और फोनोग्राफ या फिर बोल दो ग्रामोफोन, यहाँ पर है ग्रामोफोन या फोनोग्राफ, तो इन दोनों चीज़ों का आविष्कार किया एडिसन ने। निम्न में कौन एक श्वेत फास्फोरस है? जैसे कार्बन के कई सारे अपरूप होते हैं, वैसे फास्फोरस के भी कुछ अपरूप हैं, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है। तो हमारा आंसर यहाँ पर P4 हो जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 4। ये कुछ फीचर्स है व्हाइट फास्फोरस के पास। जो व्हाइट फास्फोरस है वो श्वेत मोमी ठोस यानी मोम जैसा व्हाइट कलर का ठोस होता है, विषैला होता है, ध्यान में रखना है। लहसुन जैसी गंध होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और वायु में स्वतः जल उठता है। तो ये व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। पक्षियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। पोलिनेशन तो आप जानते ही हो, ये जो पोलेंस है ये बनता है परागकोश में। परागकोश को हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर ये मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। ये क्या है? मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ये जो पोलेंस है, ये पोलेंस किसी भी तरीके से अगर ये स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो इसी प्रक्रिया को पोलिनेशन कहा जाता है। अब ये पहुंचेगा कैसे? इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कीट को दिखलाया गया है। एक कीट यहाँ पर आकर के बैठा, उसके साथ ये पोलन चिपक गया और फिर जाकर के ये कीट यहाँ पे जाके बैठा, तो पोलन यहाँ पे पहुँच गया, यानी हो गया पोलिनेशन। हो सकता है वायु के द्वारा चला जाए उड़ करके, हो सकता है पानी के द्वारा चला जाए, हो सकता है पक्षियों के द्वारा चला जाए। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं इस पोलेंस के ट्रांसफर के, तो इसी प्रक्रिया को पोलिनेशन बोलेंगे। अगर पानी के द्वारा पहुंच गया तो हाइड्रोफिली कहलाएगा ये पोलिनेशन। अगर कीटों के द्वारा पहुंच गया जैसा यहाँ पर दिखलाया गया है तो एंटमोफिली हो जाएगा। अगर वायु के द्वारा पहुंच गया तो एनिमोफिली हो जाएगा। पक्षियों के द्वारा हुआ तो ऑर्निथोफिली हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये एंटमोफिली है ना, कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी बोलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। लेकिन आपको ये रट कर नहीं रखना है कि 17 ही मीटर आंसर होगा। किसी से झगड़ना नहीं है, कसम नहीं खाना है आपको कि 17 मीटर ही आंसर होगा हमेशा। ये डिपेंड करता है कि साउंड की स्पीड कितनी ली गई है। यहाँ पर साउंड की स्पीड तो दी नहीं है, तो इन विकल्पों को देखते अनुसार 17 मीटर जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड 340, 344, 346 यही सब लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि जो आंसर है वो 17 मीटर या इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है। तो आप क्लियरली यहाँ पर आंसर को छांट सकते हो कि सही आंसर कौन है। इको तो आप जानते हो, प्रतिध्वनि बोले तो इको। जब हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं, साउंड जो है निकली हमारे मुंह से, निकलते ही साउंड जो है हमारे कानों में गई, वापस से साउंड क्या है, अगर सामने कोई रिफ्लेक्टर है, परावर्तक है, तो टकरा करके वापस से साउंड हमारे कानों में पहुंचेगी, उसे हम वापस से सुनेंगे। तो जो साउंड हमने डायरेक्ट सुना, मुंह से आवाज निकली, मुंह से साउंड निकली और कान में पहुंच गई, और जो साउंड टकरा करके वापस से आई, इन दोनों आवाज को जो हमारा ब्रेन है वो डिफरेंशिएट कर लेता है आसानी से, इसलिए हमें इको सुनाई देता है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, और वो ये है कि साउंड जो यहाँ से ऐसे निकली, गई और टकरा करके आई, ये जो पूरा टाइम है ना, ये 0.1 सेकेंड या इससे ज़्यादा होना चाहिए। 0.1 सेकेंड या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो टाइम है ये 0.1 सेकेंड या फिर इसके बराबर बोल सकते हो आप। मतलब मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड तो लगना ही है। इससे कम अगर लगेगा तो ये लड़का जो है इको नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा?
क्योंकि आपने पढ़ा है कि हम कुछ भी सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक रहता है। तो जैसे इस लड़का ने बोला, साउंड जो है इसके मुंह से निकली और वापस इसके निकली और कानों में पहुंच गई। एक तो साउंड इसने ये सुना, दूसरा साउंड आगे गई, टकरा करके वापस आई, वापस ही सुनेगा। तो मान लो जो साउंड ये पहली बार सुना तो उसका प्रभाव अभी भी इसके ब्रेन में है और 0.1 सेकंड के अंदर ही, इससे पहले ही आवाज़ जो टकरा करके इसके कानों में पहुंच गई। तो ऐसे में क्या है, जो ब्रेन है ये साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा ओरिजिनल साउंड कौन है और जो वापस से टकरा करके आई है साउंड वो कौन सा है। जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तब तक इको सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर 0.1 सेकंड लगता है तो इको सुनाई देगा, या फिर इससे ज़्यादा लगे तो भी सुनाई देगा। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम टाइम डालेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। 2D कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है मान लो D है, तो साउंड पहले ऐसे गई वापस से टकरा कर आई, तो एक बार D चली वापस से D चली, तो टोटल डिस्टेंस 2D। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्पीड डालेंगे, दूरी बराबर 4 गुने में समय, और टाइम हमें 0.1 लेना पड़ेगा यहाँ पर मिनिमम टाइम। तो हमें तो चाहिए D, न्यूनतम दूरी हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो स्पीड इंटू में 0.1 और बाई में 2। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस आपको कितनी मिलने वाली है, ये टोटली डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी ली गई है। अगर आप स्पीड लेते हो 340 तो यहाँ पर डालो 340, वैल्यू निकल करके यहाँ पर मिलेगा 17 मीटर। अगर आप 344 डालोगे तो 17.2, अगर 346 डालोगे तो 17.3। तो जो D की जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है स्पीड के अनुसार। जैसे मान लो आप में से किसी ने रट लिया कि 17 मीटर ही आंसर है, इस सवाल के लिए 17 मीटर आंसर है, लेकिन सवाल में ही आपसे ये बोल दिया कि भाई साहब जो स्पीड है साउंड की वो 344 मीटर पर सेकंड है, और विकल्प में आपको 17 मीटर 17.2 मीटर दोनों दिख जाए, आप 17 मीटर टिक मारोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर होगा 17.2 मीटर, क्योंकि साउंड की स्पीड यहाँ पर 344 ली गई है। तो आपके लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिस भी स्पीड पे आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमें स्पीड नहीं दे रखी है, लेकिन विकल्पों को देखते हुए आंसर हमारा यहाँ पर 17 मीटर हो जाएगा। मैंग्रोव पादपों के पास होता है, जो मैंग्रोव पादप होते हैं वो ऐसे दलदली क्षेत्र में, मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। तो इन मार्शी एरिया में क्या होता है कि ये ज़मीन के नीचे इन प्लांट्स के रूट को ऑक्सीजन जो है ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो ये ज़मीन है और ये रूट है, तो कुछ रूट्स जो है यानी रूट्स के जो ब्रांचेज होते हैं वो ऐसे ज़मीन से ऊपर चले आते हैं। जनरली रूट्स जो है वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट्स जो है ज़मीन के ऊपर की ओर ग्रो कर गई, और इनमें कुछ पोर्स होते हैं जिनकी मदद से क्या है ये वायु में जो ऑक्सीजन है वहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये रूट्स जो है ज़मीन के ऊपर चले आते हैं। इन्हें बोलते हैं रेस्पायरेटरी रूट। और ये जो है ना ये मॉडिफाइड रूट है। अब विकल्प में दोनों है, मॉडिफाइड रूट्स भी है, रेस्पायरेटरी रूट्स हैं। हम किसी एक के साथ जाएंगे तो हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रेस्पायरेटरी रूट्स। क्योंकि मॉडिफाइड रूट्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार है रेस्पायरेटरी रूट, तो हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मान लो कभी एग्जाम्पल पूछ दे, जैसे यहाँ पर मैंग्रोव प्लांट है, हो सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल दे दे राइजोफोरा, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर पूछा जाए तो देखना यही पूछा जाएगा, राइजोफोरा। और इस रूट को ना हम एक और नाम से पुकारते हैं, न्यूमेटोफोर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखें। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। सी हमारा आंसर। निम्न में कौन ऊष्मा का खराब चालक है? ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चालक है, सबसे अच्छा जो चालक है, बेस्ट जो कंडक्टर है हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, वो है सिल्वर। तो सिल्वर ये सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर है, बढ़िया नहीं बेस्ट कंडक्टर है, सबसे बढ़िया। तांबा भी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। एल्यूमिनियम भी हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए अच्छा कंडक्टर है। ग्लास हमारा आंसर हो जाएगा, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया में क्या करता है? एक कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में क्या करता है? इतना तो आप जानते ही हैं कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है कैटालिस्ट। तो आखिर रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है कैटालिस्ट? ये बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करके। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करके, अब चेंज में भी क्या हो सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये कैटालिस्ट या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ये क्या करता है,
ये कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लो कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? ये वो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए होता है रिएक्शन को होने के लिए। जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स हैं, ए है और बी है, प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मान लो नए मॉलिक्यूल्स बने और बन गया प्रोडक्ट यहाँ पर सी। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टकराएं, इसके लिए भी क्या है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। उसी एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सोचो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा, रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस एनर्जी को पहले अचीव करना होगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे और रिएक्शन स्टार्ट, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी में ये कमी कर देता है कैटालिस्ट, इस प्रकार रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ देखो ये एनर्जी है, रिएक्टेंट्स के पास जो है ऑलरेडी कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी कुछ न कुछ एनर्जी तो होती है, और ये है रिएक्शन प्रोग्रेस। जब कैटालिस्ट नहीं है, विदाउट कैटालिस्ट, तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, लेकिन जैसे ही कैटालिस्ट डाला, यहाँ देखो अब एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी है। पहले ये इतनी, ये पूरा, जैसे ही कैटालिस्ट डाला एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1000 वाट होगा। इसी वाट को हम लोग जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो सी हमारा आंसर। निम्न में किसके द्वारा पीला बुखार फैलता है? किसके द्वारा फैलता है, स्प्रेड होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर, ये सारे वायरल डिजीज हैं। ये सारे क्या है, वायरल डिजीज हैं। विषाणुओं के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं और फैलाने का काम करती है एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो। एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, ऐसे आप याद रख सकते हो। मादा एडीज एजिप्टी मच्छर जो है ये फैलाती है इन सारी बीमारियों को। बी हमारा आंसर। श्याम पट्ट काला क्यों दिखाई पड़ता है? श्याम पट्ट काला क्यों दिखाई पड़ता है? हम किसी वस्तु को देख इसलिए पाते हैं क्योंकि प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और वहां से टकरा करके हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो जिस रंग का प्रकाश वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों में पहुंचेगा वो वस्तु उसी कलर का दिखेगा। जैसे व्हाइट लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं। अगर कोई वस्तु है जो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जिसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिस रंग के प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसी रंग का वस्तु दिखेगा। अगर ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है बाकी सारे को एब्जॉर्ब करके, तो वस्तु हमें ग्रीन दिखेगा। मान लो सारे के सारे ये जो 7 रंग हैं इन सब को ही रिफ्लेक्ट कर दे एक साथ, तो वस्तु हमें वाइट दिखता है, क्योंकि इन 7 रंगों से वाइट मिलेगा। लेकिन मान लो सारे के सारे जो है इसको एब्जॉर्ब कर ले, किसी को रिफ्लेक्ट ही ना करे, तो वस्तु हमें काला दिखता है। तो श्याम पट्ट जो है वो काला दिखाई पड़ता है क्योंकि ये सभी रंगों को अवशोषित करता है, ये सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करता है। कांच को हरा रंग देने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कांच को अलग अलग रंग देने के लिए अलग अलग पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम ऑक्साइड है, ब्लू कलर के कोबाल्ट ऑक्साइड है, ब्लैक के लिए निकल ऑक्साइड है। तो ये सारे आप ध्यान में रख सकते हो। हमसे हरा रंग देने के लिए पूछा था तो आंसर हमारा क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, सी। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन ये एसआई मात्रक है बल के लिए, और ये है सीजीएस मात्रक बल के लिए। पास्कल ये प्रेशर का, दाब का एसआई मात्रक है, और ये जो वाट है ये एसआई मात्रक है पावर के लिए, शक्ति के लिए। ये है प्रेशर के लिए। चेचक या छोटी माता किस विषाणु के कारण होती है? छोटी माता को भी चेचक बोलते हैं, बड़ी माता को भी चेचक बोलते हैं। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स। तो जो बड़ी माता है वो तो दुनिया से जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन छोटी माता अभी भी हालचाल पूछने के लिए पहुंच जाती है घरों में। तो ये जो छोटी माता है, चिकन पॉक्स है, ये बीमारी जो होती है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है। तो बी हमारा आंसर। जो छोटी माता है चिकन पॉक्स है, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। जो बड़ी माता है स्मॉल पॉक्स है, वो वेरियोला वायरस के कारण। जो खसरा है मिजल्स है, रूबियोला वायरस के कारण। और जो जर्मन खसरा है, जर्मन मिजल्स है, वो है रूबेला वायरस के कारण। रेबीज वायरस के कारण रेबीज बीमारी होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। निम्न में कौन सा उपकरण मृदा जल तनाव को मापता है? मृदा जल तनाव, सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन, देखिए ये वो बल है, सॉइल वाटर टेंशन, ये वो फोर्स है जो रूट लगाती है मिट्टी से पानी को निकालने के लिए। रूट जो है
पानी को अवशोषित करती है मिट्टियों से, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो जिस बल को लगा करके मिट्टी से रूट पानी निकालती है उसी को हम लोग सॉइल वाटर टेंशन बोलते हैं। मान लीजिए मिट्टी में पानी की कमी है तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा रूटों के द्वारा। अगर मिट्टी में पानी है, ऑलरेडी नमी उपस्थित है, तो बल कम लगाना पड़ेगा। मतलब सॉइल वाटर टेंशन अगर ज़्यादा है मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मिट्टी में पानी की कमी है मतलब मिट्टी ड्राई है। तो SWT से हम बता सकते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है, या फिर बोल दो मिट्टी जो है वो शुष्क है, सूखी हुई है, या फिर उनमें नमी है। ये सारी चीज़ें जो है हम SWT के द्वारा बता सकते हैं। तो सॉइल वाटर टेंशन मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं टेंसोमीटर, तनाव मापी। जो फोटोमीटर है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके स्ट्रेंथ को मापने वाला यंत्र है फोटोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्ट्रेंथ को मापने वाले यंत्र को फोटोमीटर बोलते हैं। उत्तापमापी हाई टेम्परेचर को मेजर करने वाला ये डिवाइस है। जैसे सन का टेम्परेचर मेजर करना हो, स्टार का टेम्परेचर मेजर करना हो तो पायरोमीटर का इस्तेमाल होगा। ह्यूमिडिटी मापने वाले यंत्र को साइक्रोमीटर बोलते हैं। आपने हाइग्रोमीटर भी सुना होगा, ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। तो ये जो साइक्रोमीटर है ये एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही है। उसके बाद टेंसोमीटर, सॉइल वाटर टेंशन मापने वाला डिवाइस। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं और चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा आंसर यहाँ पर स्किन हो जाएगा। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है स्किन, लेकिन बोल दे साफ साफ सवाल में कि अंतः अंग कौन सा है तो आंसर लीवर होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी यह है थायराइड ग्लैंड। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। इन दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है बोर्ड की तरफ से। इन दोनों में से जो आपको दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से जो आपको दिख जाए वही आंसर होगा। और अगर दोनों दिख जाए तो डिपेंड करता है बोर्ड वाले के ऊपर कि वो क्या आंसर देते हैं। पिट्यूटरी को भी सही मान सकता है, पिनियल को भी सही मान सकता है। अगर दोनों विकल्प में है तो आई थिंक पिनियल को सही मानना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। आंसर कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा सबसे छोटी ग्रंथि के लिए। अमीबा किस संघ का सदस्य है? अमीबा किस संघ का सदस्य है? अमीबा यह फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं, मतलब एक कोशिका वाले जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो आते हैं। ये पुराना क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया जब से आया किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो आप जानते हो, उनमें जो जीव आते हैं वो एक कोश के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम मोनिडा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के आने से पहले हम बोलते थे कि ये फाइलम प्रोटोजोआ है जिनमें ये सारे जीव आते हैं। हमें यहाँ पर प्रोटिस्टा तो दे नहीं रखा है, प्रोटोजोआ दे रखा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे जीवों के नाम आप याद रखें, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर या फिर फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर ये सारे आप रख सकते हो। अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, लिशमानिया कालाजड़ जिसके कारण होता है, और यह है यूग्लिना। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण और कालाजड़ होता है लिशमानिया के कारण। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सारे फॉर्मूले आप याद रखें। कास्टिक सोडा हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? आपके पास ये वाला तार था, मान लो ये कॉपर का तार है, ये कॉपर का तार है, तो कॉपर का रो अपना ये फिक्स होता है। अगर आप एल्यूमिनियम का लाओगे तो उसका अपना एक अलग रो होगा। अगर आप आयरन का लाओगे तो उसका अपना एक अलग रो होगा। रो यानी कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो एक कॉपर का तार था जिसके पास रेजिस्टिविटी रो है, लंबाई L है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये एरिया, ये A है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। अब क्या किया गया? तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, तार की लंबाई को डबल कर दिया गया। देखिए मटेरियल चेंज नहीं हुआ। मटेरियल बोले तो ये कॉपर का तार था तो ये भी कॉपर का ही तार है, कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल लंबाई चेंज हुआ है, वो भी डबल कर दिया गया। अब लंबाई जो है हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि तार को खींच करके डबल कर दें। तार की लंबाई को हम डबल कर दें खींच करके। जब हम खींच करके डबल करेंगे ना तो एरिया भी चेंज हो जाएगा।
आप खुद सोचो, इस तार को अगर हम खींच दें तो लंबाई बढ़ जाएगी और ये जो एरिया है इसमें कमी आ जाएगी, वो अलग केस हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि खींच करके लंबाई को डबल किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है आपके पास ये वाला तार पहले से था, आप मार्केट गए और एक डबल लेंथ के तार को खरीद करके ले आए, लेकिन मटेरियल चेंज नहीं होगा। तो R = ρl/a ये फॉर्मूला होता है। एरिया तो दोनों के केस में सेम ही है, रो दोनों के केस में सेम ही है। तो R जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ पे। लेंथ को आप डबल करोगे, प्रतिरोध भी डबल। तो 10 ओम पहले, लेंथ हमने डबल किया तो अब 10 ओम हो जाएगा 20 ओम। बी हमारा आंसर। सी एनिमोन्स किस संघ के अंतर्गत आता है? सी एनिमोन्स किस संघ के अंतर्गत आता है? ध्यान में रखिएगा, जो फाइलम निडेरिया है, एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम निडेरिया है उनके ये सारे मेंबर्स हैं। अच्छे से ध्यान में रखिए, हाइड्रा है, सी एनिमोन है, ओबिलिया है, कोरल्स है, जेलीफिश है। एनिमल किंगडम के अंदर वो पहला जीव जिसमें न्यूरॉन्स देखा गया वो है हाइड्रा। एनिमल किंगडम के अंदर, जंतु जगत के अंदर पहला जीव जिसके अंदर न्यूरॉन्स देखा गया वो है हाइड्रा। सारे के सारे जो निडेरियंस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। डी हमारा आंसर। क्षारीय धातु के बारे में आपको क्या याद है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जो क्षारीय धातु होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु यानी कि ये सब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब। क्योंकि क्षारीय जो धातु है उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर फ्रांसियम तक, और लिथियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं आसानी से। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। इसे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब ये 1 8 हो जाएगा, या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, तब जाकर के इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से त्याग कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये सारे जो क्षारीय धातु होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को, और जो समूह संख्या 2 के धातु है उससे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। डिलोनिक्स रेजिया किसका वैज्ञानिक नाम है? डिलोनिक्स रेजिया ये वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का। ये सारे वैज्ञानिक नाम याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडियन बनियान यानी कि बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिकस बेंगालेंसिस। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा। गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया। टैमरिंड यानी कि इमली का टैमरिंडस इंडिका। चीकू या फिर बोल दो सपोटा, इसका है मनिकारा जपोटा। मटर का पाइसम सटाइवम। छुई मुई पादप का मिमोसा पोडिका। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलिकुलर मास क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40, एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन मास जो है वो 40 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास जो है वो 16 है। इसको हम ऐड करेंगे तो 56 हमारा यहाँ पर राइट आंसर। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। निम्न में से किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन K की कमी के कारण। यहाँ विटामिन के बारे में है, कभी खनिज के बारे में बोल दें तो आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। कैल्शियम जो खनिज है इसकी कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। और प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन C की कमी हो जाए तो स्कर्वी, विटामिन A की कमी हो जाए तो रतौंधी, विटामिन K की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, विटामिन B12 की कमी हो जाए तो पर्नीशियस अनीमिया। तो ये सारे भी आप ध्यान में रखें। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ये एक